सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज शिक्षा सत्याग्रह के कोरोना के समय में शिक्षा को लेकर उठने वाले सवालों की एपिसोड्स की इस कड़ी में हम हमारे साथ मौजूद हैं निखिल और किरण। किरण का इस समय वीडियो चल नहीं रहा है, कुछ तकनीकी चैलेंजेस हैं, बैंडविड्थ के चैलेंजेस हैं। और हमारे दोनों साथी इस समय सोनभद्र के डाला में शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर उपक्रम संस्था को पिछले काफी समय से चला रहे हैं। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कि उनके इलाके में जहाँ पे वो काम करते हैं कोरोना का क्या प्रभाव रहा है और किस तरीके का इम्पैक्ट उनके काम पर पड़ा है, बच्चों की जिंदगी पर पड़ा है। लेकिन वो शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। तो यदि आप में से कोई अपना और संस्था का एक छोटा सा परिचय दे पाए कि आपका किस तरीके का काम है वहां पर, तो हमें थोड़ा मदद हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं किरण और हमारे साथी निखिल भी मौजूद है जो कि अभी आपको परिचय देंगे। हम दोनों उपक्रम के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उपक्रम संस्था में जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डाला एक छोटी सी जगह है। हम वहाँ पे स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य काम स्कूलों के साथ में स्कूल में शिक्षक और बच्चों दोनों के साथ में ही है। तो हम शिक्षकों के साथ में जो काम करते हैं वो शिक्षकों को जो कक्षा में आने वाली जो चुनौतियां हैं पढ़ाने के दौरान, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजी हो, पेडागोजी हो, इसको लेकर के हम उनके साथ बातचीत करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और डेली रूटीन में जो हमारी मदद होती है उनके साथ मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम लोग भाषा पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को किस शुरुआती स्तर से जो पढ़ने लिखने की बहुत गंभीर चुनौती है, बहुत गंभीर समस्या है, उसको कैसे कम किया जा सके। तो और दूसरा चीज कि पुस्तकालय को हम किस तरह से बच्चों के साथ जोड़ सके। पुस्तकालय का जो एक दायरा है वो पुस्तकालय तक ही सीमित न हो, बल्कि वो कक्षा से किस तरह से जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम वहाँ पे बच्चों और शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं स्कूलों में। दूसरा, हम वहाँ के कम्युनिटी में जो यूथ है उसकी लीडरशिप लेकर के आना चाह रहे हैं, ताकि आगे चल करके वहाँ का यूथ इस काम को आगे ले चल के बढ़ा सके। तो उपक्रम इस तरह से डाला में काम कर रहे हैं। निखिल, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? निखिल, आप म्यूट पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल है। वैसे मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, पर अब 2018 से मैं भी किरण के साथ डाला में उपक्रम के साथ काम कर रहा हूँ। हम लोग इसके अलावा अभी फिलहाल बिहार के जमुई के डिस्ट्रिक्ट में भी आई सक्षम के साथ, वहाँ के यूथ के साथ भी काम कर रहे हैं, जो अभी यहाँ डाला में हमें सीख मिली है यंगस्टर्स के साथ काम करते हुए। और अब हम जो पहले आजिम प्रेम जी फाउंडेशन के फेलोज रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को भी हम डाला के यंगस्टर के साथ साथ जमुई के यंगस्टर के साथ भी हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया निखिल और किरण। तो मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि इससे पहले हम सीधा प्रश्न पर जाएं। यदि आप थोड़ा सा जो बच्चे हैं जिनके साथ आप काम करते हैं उनके परिवेश के बारे में और उनके माता पिता के परिवेश के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे पाए लोगों को, और जो सोनभद्र डाला की जो यूनिक चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो शायद शहर में रहने वाले, दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले किसी एक आदमी को नहीं पता चलेगी या फिर बैंगलोर में रहने वाले किसी महिला को नहीं पता होगी, तो वो आप ला पाए ताकि फिर हम बातचीत कर पाए थोड़ा कि ये चुनौतियां कैसे कोरोना के समय में एक रूप ले रही हैं। तो डाला में जो लोग हैं, डाला में रहने वाला और आसपास का जो परिवेश है, पूरा ग्रामीण परिवेश है।
ये डाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। वो पहले यूपी गवर्नमेंट की थी, इसके बाद उसको जेपी ने, और अभी बिरला के अंदर में है वो। तो वहाँ ऐसे भी बहुत सारे के अंदर तो जो यूपी गवर्नमेंट फैक्ट्री, सॉरी, बिरला के अंदर में बिरला फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो है बाहर से आए हुए। लेकिन जो आसपास की जनता है, जो ग्रामीण जनता है, और ज्यादातर वहाँ आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी लोग हैं। लेकिन डाला में हमारे जो लोग हैं, वो मिक्स पॉपुलेशन कह सकते हैं उनको। लेकिन आप उनको गिनिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। बच्चे जो हम जिन स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी है और सेकेंड जनरेशन लर्नर भी है। तो डाला के स्कूल में जो एक दो स्कूल में हमें सेकेंड जनरेशन लर्नर मिलेंगे। जी, तो जैसे किरण जी ने बताया कि मतलब एक समूह है जो लाइक फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बच्चे भी मौजूद हैं विद्यालयों में, सेकेंड जनरेशन लर्नर बच्चे भी मौजूद हैं विद्यालयों में। तो एक डाइवर्स समूह है, और मतलब एक ग्रुप है जिसमें अधिकतर आदिवासी परिवेश से जो बच्चे आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसमें जैसे मेरा एक सवाल आप दोनों से होगा, किरण आप भी जवाब दे सकते हैं, निखिल आप भी जवाब दे सकते हैं, कि इसमें इनके पेरेंट्स का या इनके घरों की स्थिति किस प्रकार से रहती है। यदि मैं बात करूं, जब मैं स्थिति की बात कर रहा हूं तो मैं लाइक आर्थिक स्थिति और घर पर जो बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए स्कूली शिक्षण में, उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। तो वो किस प्रकार की है? तो अगर इनके आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हम नहीं कह सकते। डेली बेसिस पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, और खेती बाड़ी जो मेन वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी खेती बाड़ी नहीं है कि अगर वो खेती पे भी डिपेंड करती हैं, तो ये चीजें नहीं है। घर के कुछ घर के लोग बाहर भी निकले हुए हैं कमाने खाने के लिए, लेकिन हाँ वहाँ आसपास पे उनको मजदूरी आसानी से मिल जाती है, तो बहुत सारे घर वाले वहाँ भी उपस्थित हैं। बच्चों के लिए उनके परिवार का स्थिति बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, आर्थिक स्थिति। और दूसरा, उनके घर पे जो परिवेश है, तो मान के मतलब ये है ही नहीं कि वहाँ पे उनको उनके परिवेश में शिक्षा को लेके बहुत जागरूकता हो, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब डामाडोल इस तरह से रहती है तो वहाँ शिक्षा का जो स्थिति है उसके बारे में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम उनके उस पे देखिए, इस स्तर पे देखें तो शिक्षा और आर्थिक दोनों ही स्थितियां चुनौतीपूर्ण है वहाँ पे। So I would like to add something. Yeah. So other than the daily wages and the one who work in the cement factory, the other major source of income comes from the petty shop owners. वहाँ पे आप क्योंकि वो हाईवे है, तो स्टेट हाईवे जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी नहीं बोलूंगा, जो छोटा सा जो शॉप्स होते हैं जहाँ पे बेसिक फूड जो मिलती है वो वाले हैं। उसके अलावा जो रेगुलर एसेंशियल्स या कमोडिटीज है उसको सेल करने वाले हैं, तो ये ज्यादातर लोग होते हैं। बहुत सारे डिस्प्लेस्ड ट्राइबल लोग हैं जो वहाँ के एक बस्ती बना के जी रहे हैं। दे आर केटरिंग मेनली एज द रेगुलर वर्कर्स फॉर द सीमेंट फैक्ट्री। So we can also see that in government school where we are working, or where they provide midday meal, there are many children who come there just to have the meal. So the education is not really the first most priority. It's to send a child so that they can have one good meal is also a primary criteria for because they can't engage with them. They're mostly working a lot of time either in the field or inside the factory, or catering to the regular customers traveling on the highway. So generally the older children take care of the younger one, or all are left to the schools to fend for themselves. So that's the scenario. Yeah, and I think निखिल ने बहुत important point touch upon की, जिसे हम कई बार जब हम शिक्षा के डिस्कशंस में बहुत ही
जो मूलभूत चीजें होती हैं उन्हें भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो स्कूल इसलिए आता है कि वहां पे एक टाइम का खाना मिल रहा है, जब हम जन विद्यालयों की बात करते हैं। और आई थिंक इसीलिए शायद जन विद्यालयों का और स्ट्रांग होना और बेहतर होना और गुणवत्तापूर्ण होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी एक वर्ग के लिए शिक्षा के जो हमारे शिक्षा के आलय हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, वहां पर आने का मकसद एक टाइम का प्रॉपर खाना खाना भी है। सो आई थिंक ये हमारे अगले सवाल से बहुत अच्छे से टाइम करता है कि अब कोरोना की एक महामारी चल रही है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, भारत में भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तो इसका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रभाव है, मगर स्वास्थ्य के अलावा इकोनॉमिक, सोशल और अलग अलग प्रभाव भी इसके देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय डाला जैसी जगह में वहां की जो जनता है, वहां के जो परिवार है, वहां के जो बच्चे हैं, वो इसका सामना कैसे कर रहे हैं या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जो सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार तो वहाँ लोग चल ही रहे हैं। और दूसरा, स्कूल सारे बंद है वहाँ पे, सारी संस्थाएं सब कुछ बंद है, सारे ऑफिस, लोग उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है लोग उसका पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं जी। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी, वो एक दिन शायद हफ्ते में 3 या 4 दिन वहाँ पे दुकानें खुलती हैं, 3-4 दिन में एक बार, और वो लोग जाकर के सामान ले आते हैं अपना वहां से, उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। और बच्चों का स्कूल बंद ही है तो वो स्कूल आना जाना तो उनका हो ही नहीं रहा है। तो हम जिस तरह से और जगह पे रह रहे हैं, ठीक उसी तरह से डाला में भी लोग इन सरकारी आदेशों का पालन करते हुए वहाँ पे है। चुनौती बहुत बड़ी है कि जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं उनके लिए, कि वो किस तरह से क्योंकि वो रोज कमाते हैं और फिर सामान लेके आते हैं, खाते पीते रहते हैं। अब उनके लिए बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से सामान खरीदे। लेकिन हाँ, अभी वहाँ पे जो सरकार की तरफ से कुछ स्कीम लागू हुई है कि इन लोगों के लिए कुछ राशन दिया जाएगा और सारी चीजों की व्यवस्था होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, जब मैंने बात की वहाँ के लोगों से, तो कुछ लोगों को ये चीजें मिल नहीं पा रही हैं। जैसे निखिल की कल एक शिक्षक से बात हुई है, तो निखिल उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिला जुला के ये है कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कीम कभी कभी फेल भी होती हैं कई जगहों पे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार पूरी तरह से सारे लोगों को ये सारी चीजें मुहैया करा पा रही है। तो निखिल, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि स्कूलों में या टीचर से जब आपने बात की तो उन्होंने किस प्रकार का परिदृश्य दिया? हम भारतीय निबंधन स्कूल में जो काम करते हैं वहाँ के एक शिक्षक से बात की मैंने। तो जब काफी, जैसे किरण ने बोला, थोड़ा वेरिड है, क्योंकि उन्होंने बोला जो हाईवे के पास है उनको थोड़ा ठीक ठाक राशन वाशन मिल रहा है, बट ऐसे जो थोड़े इंटीरियर में उनको एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू हो रहा है। ऑल्सो ये भी थोड़ा नोटिस कर पा रहे हैं कि राइस मिल रहा है, बट सिर्फ राइस के साथ लोग क्या करेंगे? अगर दाल नहीं मिल रही है, नमक नहीं है, तो दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज विच वी आर नॉट श्योर हाउ पीपल आर टैकलिंग दैट। बच्चों ने जिन माँ बाप का नंबर दिया था, हमने स्कूल मैनेजमेंट के इनसे भी बात किया, उन्होंने जब कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, वो नंबर अभी नहीं लग रहे हैं। वो भी हो रहा है, तो पता नहीं, वो मे बी रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो 35 रुपीज का वो ये है, तो उसके कारण हो सकता है अभी बैलेंस नहीं है उनके पास, तो रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे, तो हम कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो there is a lot of issues like this. यानी वो ट्रिवियल हमें लग सकता है, बट द मैग्नीट्यूड तभी पता चलता है जब इतना बड़ा ये सब हो जाता है। तो सारे छोटे छोटे चीजें भी, क्योंकि
जब पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ चावल देने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मगर आज जैसे सिर्फ चावल मिलेगा तो उसको क्या उबाल के खाएं वो भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। बेसिकली तो एजुकेशन का तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। बड़े से बड़े स्कूल कॉन्वेंट्स भी बंद है, देयर इज नो ई लर्निंग हैपनिंग देयर, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक्चुअली जिन गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हैं उनसे कोशिश बहुत बार की हमने रीच करने को, मगर हम उनके हस्बैंड से भी हमने बात करने की कोशिश की, बट वी कुडंट रीच देम। सो एक तरीके से हम लोग भी यहाँ पे अटके हुए, तो हमें भी थोड़ा एंशियस हो रहा है कि क्या है करके, मगर एज ऑफ नाउ कोई पॉजिटिव या एक्टिव केसेस नहीं है। और रेगुलर फॉर एक पीरियड के लिए स्टोर्स ओपन हो रहे, सो लोग जिनके पास पैसा है they are able to go and buy. सबसे बड़ा मुझे वहां पे संडेज को ये लगता था, मंडी लगता था। अब वो सब नहीं है, तो लोग जो आके बेचते थे या जो जाके खरीद सकते थे, दोनों डिमांड एंड सप्लाई का बहुत वेरिएशन हो रहा है, जिसके कारण दोनों के पास, जिनके पास इनके पास पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे, जो बेच रहे हैं अगर वो बेच नहीं पाएंगे तो उसका क्या होगा, उस कमोडिटीज का, वो भी एक बड़ा चैलेंज। और आई थिंक ये आपने शायद अगले प्रश्न के लिए खुद से ही लाइक एक नींव रखती है। मतलब बहुत ही रोचक बात है कि अब जब हम इस पूरे परिवेश में खाने की बात कर रहे हैं या फिर हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो जैसे इकोनॉमी का सीधा इम्पैक्ट गांव में सब्जी मंडियों के ऊपर आ रहा है कि भाई मतलब की समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मतलब अगले दिन पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि कोई मार्केट नहीं लग रहा है। और दूसरा जो आपने बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात बताई, जो शायद इस पूरे परिवेश में मिस हो जाती है, कि अब जब आप बच्चों को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके शायद फोन रिचार्ज नहीं है या नंबर्स आउटडेटेड हो गए हैं या फोन रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। शायद जो पहले एक मतलब आसानी से चीज हो जाया करती थी, अब वो पैसे की कमी के कारण या फिर रिसोर्सेज की कमी के कारण वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा वर्ग बात कर रहा है कि अब आने वाले टाइम में अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो शिक्षा कैसी होगी, और इसमें लाइक अपनी जगह पर रहकर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लाइक अलग अलग चीजें लोग ट्राई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में, डाला के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर एक बड़ा समूह फर्स्ट जनरेशन लर्नर का है, जहां पे मुझे लगता है कि घर, मुझे पता हो सकता है मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जहां पे एक ही, यदि हम बात कर रहे हैं किसी दिहाड़ी मजदूर की या फिर किसी माइग्रेंट मजदूर की, तो उनके घरों में एक स्पेस में कितने लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं पता। अगर मान लीजिए चलिए मोबाइल पहुंच भी गया, तो इस समय पे इंटरनेट है नहीं है, रिचार्ज है नहीं है, तो ऐसे में उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? मान लिया अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यूड रहता है, तो ऐसे में उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? निखिल, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जनरली हमारा इंटरवेंशन ऐसा होता था कि मार्च जब एग्जाम हो जाते थे, वो कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 1 वीक या 10 डेज का कुछ ऐसा गैप होता था, उसके बाद बच्चे आ जाते थे। तो अप्रैल में हम लोग कोशिश करते थे कि बहुत एक इंटेंस वर्क करें, क्योंकि एक तो वाइब्रेंसी के लिए था, और वो भी उस टाइम था कि वी वुड आउटरीच टू द कम्युनिटी टू मेक देम अवेयर दैट कि स्कूल खुल गए हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी एनरोल करिए, वो सारी चीजें, और ये बता रहे थे कि हम ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं, और वो सब होता था। सो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड दिस अप्रैल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इसके बाद तुरंत बच्चे फिर से स्कूल में आते थे, तो छुट्टी मनाने बाहर नहीं जाते थे। तो अब अप्रैल के बाद वो जनरली बाहर जाते थे, तो एक तरीके से वो स्कूल भी नहीं आ पा रहे, ना कहीं वो अपने माता पिता के या ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं जा पा रहे, तो एक बड़ा चैलेंज है। तो सो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी इंटरवेंशन कैसे करना है, वो बहुत हमारे लिए भी, वो सिनेरियो प्लानिंग करने के लिए या सोचने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कभी रिमोटली इंटरवेंशंस नहीं किए थे। हमने
या तो कम्युनिटी के अंदर जाके काम करते थे या फिर स्कूल के अंदर काम करते थे। ये 2 जगह होते थे जहाँ पे हम काम करते थे। राइट। तो अभी जहाँ पे, और ये ऐसा भी जगह है जहाँ पे 6 से एवरेज 5 to 6 आवर्स बिजली नहीं रहती है। तो ऐसी जगहों में एंड वो भी है कि बहुत जेंडर रोल्स भी आ जाते हैं कि सबके पास फोन नहीं होता, तो आप कैसे उन तक पहुंचोगे। कभी कभी कुछ टाइम के बाद यू कैन ओनली टॉक टू देयर पार्टनर, उनको कन्विंस करने के बाद उनके परिवार में बात हो पाती थी। तो इस ऐसे टाइम पे यू कांट इवन रीच आउट टू द टीचर्स, और हमारे टीचर्स सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत बेसिक फोन है, और स्मार्टफोन है तो उसको नेविगेट करने के लिए भी उनको चैलेंजेस है। उनको वो बहुत बेसिक चीजें कर पाते हैं, व्हाट्सएप चलाना और जो मैसेजेस करना, फोटो खींचना, ये सब होता था। तो वहां पे फॉर अस टू एक्सपेक्ट, और अब ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बोथ दी टीचर्स एंड चिल्ड्रन आर हाईली एंगेज अभी, यानी घर के कामों में। वहां पर भी जेंडर का वेरिएंस, वो लोग बहुत एंगेज है क्योंकि ऑल द टाइम उनके पार्टनर्स घर में, यानी उनके स्पाउसेस घर पे हैं, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो यदि मैं आपकी बात ठीक से समझ पा रहा हूं कि इवन दो एजुकेशन तो प्रायोरिटी है, हमारा इंटरवेंशन या प्रोग्राम वो है, बट अभी हमारा हम ज्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं कि वेलबींग कैसा है उनका, क्या वहाँ पे वो चीजें उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही है। अगर घर में, जैसे आपने बताया, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे एक कमरा और दूसरा शौचालय जो है, उसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग रूम एंड बेडरूम्स और सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे अगर 8 लोग रहे तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं रहा है, वो तो अलग ही बात है, जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो भी एक बड़ा प्रिविलेज है। तो और दूसरा, उनको वो रोज वो सोच रहे हैं कि आमदनी कहाँ से आएगी। रोज वो ये भी सोच रहे हैं कि खाना, इस टाइम पे अगर हमारे जैसे लोग जाके बोलेंगे कि शिक्षा पे बात करें, हाउ एथिकल इज फ्रॉम बोथ द साइड, आई एम नॉट रियली श्योर। तो वी आर नॉट रियली थिंकिंग ऑन दोस टर्म्स। हम लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं कि हर हफ्ते में 2-3 बार वहाँ के जो टीचर हैं, जो कम्युनिटी में थोड़ा जाते हैं, उनसे बात कर लें और पूछे कि क्या है। और इससे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है, तो इफ वी कैन रीच आउट टू द राइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अगर कुछ हो पाए वहाँ पे तो हो पाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि हाउ टू डू व्हाट। तो important to give that feedback loop from these kind of places interior. तो टेक्निकली तो वी हैवंट बीन एबल टू डू दैट। हमने पहले बहुत सोचा था कि एक कम्युनिटी रेडियो करें, पर अब उसके बारे में सोच सकते हैं आगे करके, हम सोच रहे हैं। बट राइट नाउ फ्रॉम उपक्रम द कंसर्न इज मोर अबाउट देयर वेल बीइंग एंड आर दे गेटिंग एसेंशियल्स। सो नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब अब यहाँ पे हमें 2 तरीके के भारत, और 2 नहीं शायद बहुत अलग अलग तरीके के भारत एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक भारत ऐसा भी है जहाँ पे किसी डीपीएस या किसी बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और उनकी लाइक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, व्हाट्सएप पे पेरेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा है। और एक भारत ऐसा भी है जो भी सस्टेनेंस के लिए जूझ रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग घरों के अंदर पॉसिबल है। तो शिक्षा की बात, जो आपने बहुत सही बोला कि एक एजुकेटर होने के नाते जो कनंड्रम आता है कि भाई, जो दुविधा आती है कि पसोपेश में पड़ते हैं कि भाई हम इनसे शिक्षा की बात अभी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। शायद पहले जिंदगी जरूरी है, उसके बाद शायद हम शिक्षा की बात कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये भी एक शिक्षा ही है, मगर फॉर्मल स्कूलिंग को यदि हम इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हाँ, एकदम सही चीज आपने उठाई। और उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई कि शायद हमें उन पुराने रास्तों पे लौटना पड़ेगा जो कभी, जिन्हें हम कभी डिस्कार्ड कर चुके थे, कि शायद कम्युनिटी रेडियो जैसे जो ऑप्शंस रहते थे, जिनकी जगह टेक्नोलॉजी ने अलग अलग तरीके से लेने का प्रयास किया। तो इन तक पहुंचने के लिए शायद कम्युनिटी रेडियो जैसे चीजों का इस्तेमाल करना। और कल मेरी बात हो रही थी, लाइक एक हमारी साथी हैं विजया दीदी, तो वो पिछले 40 साल से माइग्रेंट वर्कर्स के साथ काम कर रही हैं, उनके बच्चों के साथ काम कर रही हैं।
तो उन्होंने बोला कि वैभव, इनके साथ जो हमने एक चीज सीखी है वो यही सीखी कि आपको स्कूल इन तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल तक नहीं आएंगे। तो इस समय आई थिंक जैसे बाकी कॉमोडिटीज हो गई कि भाई खाना हो गया, पानी हो गया, शौचालय हो गया, जब वो लास्ट माइल डिलीवरी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को मैं कॉमोडिटी नहीं बोलूंगा, मगर शिक्षा को भी कहीं ना कहीं हमें उसी नजरिए से देखना पड़ेगा कि वहां तक कैसे लेके जाएं। और फिर अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी शायद एक उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसे एक बेसिक नेसेसिटी के तौर पर देना, वो भी फिर एक अधिकार बनेगा, वरना एक डिस्पैरिटी क्रिएट होगा एक बीपीएस में पढ़ने वाले बच्चे में और एक जन विद्यालय में जाने वाले बच्चे में या बच्ची में। तो I would like to add that कि innovation can't be a knee-jerk kind of or a stopgap solution. yeah, It should be well researched, well thought and sustainable वाला होना चाहिए। और इसमें वही है कि we have to look beyond the commerce of it. We'll have to think about the larger people who are not really, I mean, right now they are not able to access it. But if you can bring it down to that level ki accessibility is not because of the limitations of complications जो tech या जो भी है, उससे नीचे उतर के हमें ऐसे चीजें करना होगा कि it can reach to them. So only then it will be a well thought solution. Agreed. ठीक है, शुक्रिया निखिल और किरण अपने विचार रखने का। ये बहुत मददगार रहेगा और ये विचार शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का। आगे भी हमारी इस तरीके की चर्चाएं जारी रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ पे जो भी योगदान बन सकता है इस आपदा की घड़ी में वो करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।